जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं भाई सारे बच्चे मस्त हैं भाई। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के बारे में। नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पूरा प्रोसेस है इस एग्जामिनेशन का, असल में ये एग्जाम है क्या असल में, ठीक है। सबके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इसके बारे में सीएपीएफ के बारे में कि ये टर्म का मतलब क्या है। सीएपीएफ का मतलब है बच्चे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। मतलब जो भी आपकी पैरामिलिट्री है, जैसे आपका बीएसएफ हो गया, आपका सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आपका एसएसबी हो गया, आपका आईटीबीपी हो गया, इसके अंदर एज अ गेजेटेड ऑफिसर जो आपकी डायरेक्ट, जिसको हम कहते हैं डीजीओ, ठीक है, डैजो से बोलते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटेड गेजेटेड ऑफिसर, आप एज एन असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन के बारे में, तो एज अ जो आपके आर्मी के अंदर जो लेफ्ट जो कैप्टन होते हैं, उनके इक्वलेंट पोस्ट मानी जाती है आपकी, किसकी? आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की, ठीक है। इनिशियली जब हम बात करते हैं, जब आप रिक्रूट होते हो आप सीधा, तो आप सीधा एज असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो। आप किसके बाद? जब आप यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट जो कमांडेंट का एग्जामिनेशन है, इसको क्लियर करने के बाद, ठीक है। बात करते हैं बच्चे इसके बारे में, तो जो इसका पूरा जो एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है इसका, ठीक है, जो पूरा कह सकते हैं, पूरा जो आपका जो रूटीन है पूरा इस एग्जामिनेशन का, फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल, तो ये आपका 3 स्टेज के अंदर आपका कंडक्ट कराया जाता है आपका, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका नोटिफिकेशन आता है आपका, देन सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। रिटन एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे, और ये कैसा होता है, ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है। कैसा होता है आपका? ये ऑफलाइन मोड के अंदर होता है बच्चे आपका, ठीक है। जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका यूपीएससी क्या करता है, आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम डेफ बोलते हैं बच्चे, उसको फिल करने का होता है। उसके बाद जिनका जो भी आपके रिकमेंडेड बच्चे जो होते हैं, जिनका रिटर्न क्वालिफाई होता है, उनको फिर किसके लिए? आपके फिजिकल टेस्ट के लिए उनको लेटर भेजा जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है। जो लोग क्वालिफाई करते हैं फिजिकल के बाद, उनका मेडिकल होता है। उसके बाद जो फिजिकली एंड जो मेडिकली फिट होते हैं आपके, उसके बाद उनको जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और जो बच्चे इंटरव्यू क्लियर करते हैं, उसके बाद यूपीएससी एक मेरिट लिस्ट लगाता है आपका, जिन बच्चों का नाम होता है, फिर उनको जो फोर्सेज है अलॉटमेंट के बाद, जो आप डेफ में अपने प्रेफरेंस भरते हो आप, कि सपोज किसी को सीआईएसएफ चाहिए, किसी को बीएसएफ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एंड आपके जो नंबर है आपके एग्जामिनेशन और इंटरव्यू मिला के, उसके बेस पे आपको जो सर्विसेज हैं आपको, या फिर जो फोर्सेज हैं, वो आपको अलॉट की जाती हैं। पूरा एक बात करें तो पूरा ये आपका 1 से 1.5 साल का पूरा प्रोसेस है आपका ये, ठीक है। फ्रॉम द नोटिफिकेशन टिल द आपके जो अकेडमीज हैं आपके अलॉटमेंट तक, तो ये पूरा 1.5 साल का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। वन बाय वन हम बात करते हैं बच्चे। पहले हम बात करते हैं इस बारे में, कौन कौन सी फोर्सेस के लिए यहां से रिक्रूटमेंट होता है आपका। यूपीएससी रिलीज द नोटिफिकेशन एवरी ईयर, तो याद रखना हर साल एग्जामिनेशन होता है आपका। और मैंने खुद इस एग्जाम को 2 बार क्लियर किया है, 20 एंड 21 दोनों बार इंटरव्यू दिया है आपका, ठीक है। तो मुझे इस जो आपका ये जो एग्जाम है काफी अच्छा फेमिलियर हूं इससे मैं। रिक्रूट अ सेंट्रल आर्म पुलिस फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर होते हैं बच्चे ये आपके, ठीक है। ये आपकी 5 फोर्सेज हैं आपके। सबसे पहले है आपका बीएसएफ, जिसको हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। सेकंड है आपका सीआईपीएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देन थर्ड है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो हम सीआईएसएफ के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर आता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो है आपका आईटीबीपी। देन आता है आपका सशस्त्र सीमा बल, जो है आपका एसएसबी आपका, ठीक है। थोड़ा सा इन फोर्सेस के बारे में, तो भाई जब नाम ही है बॉर्डर, तो आपका इंडो पाकिस्तान एंड जो आपका इंडो बांग्लादेश जो बॉर्डर है, उसको प्रोटेक्ट करती है कौन? आपका बीएसएफ, ठीक है। सीआरपीएफ आपका इंटरनल जो आपके इंसर्जेंसी जो होते हैं, ठीक है, जो आपका नक्सलिज्म हो गया आपका, या फिर इंटरनली पीस के लिए एंड जेएंडके के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर प्रॉपर बढ़ चढ़ के सीआरपीएफ कंडक्ट करवाती है उसका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सीआईएसएफ के बारे में। जब नाम ही है इसका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, क्या है इसका? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसे आपका दिल्ली मेट्रो हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, आपका कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई म्यूजियम हो गया आपका, जैसे ताजमहल हो गया, आपका रेड फोर्ट हो गया, तो इन सबको प्रोटेक्ट करने का जो काम है आपका, कोई भी महारत्न है, मिनी रत्न है, कोई भी आपका पीएसयू, इन सबके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी सीआईएसएफ की है। इसीलिए अगर मैं बात करूं इन 5 फोर्सेस के अंदर, मैक्सिमम जो आपके एस्पिरेंट्स होते हैं वो सीआईएसएफ को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि ये सबसे लेविश लाइफ जो आपको वो सीआईएसएफ देती थी आपको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है आपका इंडो तिब्बतन। तो बेसिकली जो आपका इंडो चाइना बॉर्डर जो है, इंडो
चाइना बॉर्डर जो है इसको प्रोटेक्ट करने का जो काम है आपका वो आईटीबीपी का होता है। और फिर हम बात करते हैं एसएसबी, तो इंडो नेपाल एंड आपका जो इंडो भूटान है आपका, इसके जिनको प्रोटेक्ट करने का जो जिम्मेदार है वो किसका है? आपका एसएसबी का है आपका। ठीक है, तो बेसिकली जब आप आते हो एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, तो आपको ये 5 फोर्सेस के अंदर ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा आपका। ठीक है, एनआईए है आपका, और आपके क्या नाम है, एनडीआरएफ है आपका, एनएसजी है, इसके अंदर आपके डेपुटेशन बेस के अंदर ऑफिसर्स जाते हैं उसमें। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं, पहले देखते हैं यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है आपका 2023 के बारे में बात करते हैं कि देखो नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो ये है आपका 17 नंबर पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट 2023। याद रखना बच्चे ये वनडे एग्जाम है, ये 2-3 दिन नहीं चलता, ये आपका कैसा है, आपका ये वनडे एग्जाम है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब आएगा? 26 अप्रैल 2023 को नोटिफिकेशन आएगा बच्चे। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल की वो है आपका 16 मई 2023, और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है आपका वो 6 अगस्त 2023 है आपका। क्लियर? जो ये डेट आप देख पा रहे हैं, यूपीएससी हमेशा ऑन डेट ही आपका नोटिफिकेशन, लास्ट डेट एंड आपका डेट ऑफ एग्जाम जो कंडक्ट होता है, ये सारे फिक्स होते हैं ऑलरेडी, पूरा प्लान होता है बच्चे आपका। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट कैसा है आपका, वो वनडे एग्जामिनेशन है। और यकीन मानो जितने भी आप ये एग्जाम देख पा रहे हैं आप, ठीक है, बहुत ही हेक्टिक एग्जाम होता है सीएपीएफ का। मैं आपको एक रियल ट्रूथ बताऊंगा यहां पर कि बच्चे अक्सर क्यों क्लियर नहीं कर पाते हैं इस एग्जामिनेशन को। देखिए, इस पेपर को कंडक्ट जो कराती है वो यूपीएससी कराती है, वो तो सब जानते हैं भाई। इस एग्जाम को जो पूरा जो फेज है इसका, जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो क्या है आपका, वो 2 पार्ट के अंदर बाइफरगेट है आपका। ठीक है, पेपर 1 होता है बच्चे, वो दोनों ही ऑफलाइन मोड के अंदर है आपके। ठीक है, ये कैसा होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है बच्चे आपका। 125 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, कितने आपके 125 क्वेश्चन आते हैं बच्चे। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं पेपर 2 के बारे में, तो ये कैसा होता है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। कैसा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका, और ये 3 घंटे का एग्जाम होता है आपका, और ये आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मतलब जो इसका डिस्क्रिप्टिव है आपका, अभी हम बात करें पेपर 2 में आता क्या क्या है, तो ये एक दिन के अंदर ये जो पूरी सिटिंग है आपकी, ये वाकई में बहुत हेक्टिक एग्जाम बना देती है आपका ये वाला। ठीक है, क्लियर? तो आपका दो है इसका, आपका एक ऑब्जेक्टिव है आपका और एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और वनडे एग्जामिनेशन है बच्चे, याद रखना। इसके बाद ही आपका क्या नाम है, आपका जो कॉपी है वो जब जाएंगी चेक होने के लिए, तो ये पूरा वनडे एग्जामिनेशन है आपका। ठीक है, और बहुत लोग बच्चे समझते हैं कि सर वनडे है मतलब पेपर 1 दे देते हैं, पेपर 2 बाद में देंगे। तो बच्चे याद रखना, अगर आप कोई भी एक पेपर छोड़ोगे तो आपका एग्जाम ऑलरेडी ही नहीं निकले, मतलब वो कैंसिल माना जाएगा आपका। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पहले जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस बारे में, आपके देखो 100 मीटर रेस है आपका, मेल के लिए 16 सेकंड से आपका, और फीमेल्स के लिए आपको 18 सेकंड दिए हुए हैं आपकी। ठीक है, फिर 800 मीटर का एक है आपका, ये दोनों सारे एक दिन होते हैं आपका, 3 मिनट 45 सेकंड से आपका। ठीक है, और फीमेल्स के लिए 4 मिनट 45 सेकंड से आपके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके लॉन्ग जंप के बारे में, किसके बारे में, लॉन्ग जंप के बारे में बात करते हैं। तो जो मेल है उनको 3.5 मीटर जंप करना होगा, और कम से कम 3 चांस दिए जाते हैं आपका, और जो फीमेल है उनको 3 मीटर जंप करना होता है, उनको 3 चांस दिए जाते हैं। ठीक है, यहां पर जो मेल कैंडिडेट है, मेल एस्पिरेंट्स है, उनके लिए एक और है आपका, कौन सा, आपका शॉर्ट पुट, एक गोला होता है उसको फेंकना होता है आपका। ठीक है, कितना है आपका, 4.5 मीटर फेंकना होता है आपको, कितना आपका 7.2 किलोस का होता है, और वो फीमेल्स के लिए एलिजिबल वो आपका नहीं है आपका। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है आपका, जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद, डेफ भरने के बाद, जब उनको एकेडमीज के अंदर, अभी रिसेंटली पिछले जो अभी गया था 22, यहाँ पर आईटीबीपी ने कंडक्ट कराया था, फिलहाल तो आई थिंक वो होल्ड पे है अभी तो। ठीक है, तो ऐसी आपकी एजेंसीज अलॉट करता है यूपीएससी, इससे पहले आपका आईटीबीपी था, इस और आपका 20 में आपका सीआईएसएफ था आपका। तो ऐसे एजेंसीज चेंज होती हैं और वो कंडक्ट कराती हैं किसको, इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद मेडिकल होता है, तो वो बात की बात है आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे कौन कौन एलिजिबल है आपका। ठीक है, हमने पढ़ लिया भाई पेपर कैसे कंडक्ट होता है, कौन कौन क्या होता है, कितने फेज के अंदर आपका एग्जामिनेशन होता है, बट कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए वो हम बात करते हैं। कि सर यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करी गई है, थोड़ा इसके बारे में भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने बताया था कि यूपीएससी के मेजर आपके 3 एग्जाम होते हैं,
डिफेंस सर्विसेज के लिए जो मेन होते हैं आपके, एक होता है आपका एनडीए, एक होता है आपका सीडीएस, एक होता है आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। तो जैसे आपको पता है कि एनडीए और सीडीएस के अंदर किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन रिजर्वेशन के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है। थोड़ा सा सीएपीएफ के अंदर वो एक प्रिविलेज है आपके, ठीक है, लोगों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं उसके बारे में, देखते हैं पहले। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ, देखो यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी गई है, आपकी जो एज कम से कम आपकी 20 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम है आपका वो 25 ईयर होनी चाहिए आपकी, ठीक है, किसके लिए, सीएपीएफ के लिए। और देखो अब कौन सा आपका 1 अगस्त 2023 तक आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो सीन है आपका, ही मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर, कब से, 2 अगस्त 1998 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है, ठीक है, एंड नॉट लेटर देन द 1 अगस्त 2003 से बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा खेल होता है इन एग्जामिनेशंस के अंदर। कहते हैं सर हमारी जो उम्र है वो 24 आ रही है हमारे हिसाब से, बट इस सेगमेंट के हिसाब से सर हम उसके अंदर फिलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है बच्चे, याद रखना, ठीक है, आप एलिजिबल नहीं है। तो याद रखना, 2 डेट ऑफ बर्थ आप 2 अगस्त 1998 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। एंड जो सेकंड डेट दी है आपका 1 अगस्त 2003 के बाद आप पैदा नहीं होने चाहिए बच्चे, ठीक है। और द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब ओवर द रिलैक्सेबल, अपर मतलब ये वाली जो एज है, ठीक है, जो आपके एससी एंड जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है आपका, तो 98 3 हो गया उनका, ठीक है। एंड जो आपके ओबीसी जो है अदर रेगुलर क्लास है उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है इस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ा जो सीन होता है आपका वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है, तो आप इस डेट के अंदर फुलफिल करने चाहिए अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, क्लियर। और अगर आप किसी और कैटेगरी से हो तो आप अपने रिलैक्सेशन के हिसाब से आप देख सकते हो बच्चे आपका, ठीक है। बात करते हैं बच्चे सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस का बहुत एक मेजर रोल है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। थोड़ा सा पहले हम बात करते हैं यूपीएससी ने क्या दिया है, फिर मैं जो अपना एक्सपीरियंस है इस एग्जामिनेशन को लेके, क्योंकि हमने ये एग्जाम पूरा भाई फील करा है, बैठ के प्रिपरेशन करी है हमने, इंटरव्यू दिया है, तो हम इसके बारे में मतलब बहुत अच्छा से एक आइडिया पहले देखते हैं। ये वो सिलेबस है जो आपका यूपीएससी डिफाइन करता है आपका। पहला आपका जीएटी, जीए जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पर आपका मेंटल एबिलिटी आता है आपका, ठीक है। डिजाइन लॉजिकल रीजनिंग, तो याद रखना रीजनिंग एंड मैथ्स आपकी यहां पर पूछी जाती है आपका, ठीक है। जनरल साइंस का बहुत वेटेज आपका, करंट इवेंट एंड नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंस हो गया आपका, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी हो गया बच्चे आपका, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया एंड आपका ज्योग्राफी हो गया आपका, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एग्जाम जो आपका पेपर 1 है आपका, जो ऑब्जेक्टिव है इसका, यहां पर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चे आपका जर्नल साइंस। जर्नल साइंस का वेटेज अगर बात करूं फ्रॉम 2018 से आपका लगातार जो आपका जो है आपका एग्जाम का जो वेटेज है जनरल साइंस का वो आपका बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको केवल ओनली क्लास 9th एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है। और जो आपका फिजिक्स का सेक्शन है उसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन बेस्ड ट्राई करने आपको, रेदर देन आप न्यूमेरिकल ट्राई करें वहां पर, ठीक है। तो फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है आपका साइंस के अंदर, तो एक बहुत सा एक सिंपल सा एक रिक्वेस्ट आप सबकी, या फिर एक कह सकते रिक्वेस्ट तो, या फिर एक सलाह कह सकते हैं मेरी तरफ से, कि आप जो चीज है आप उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, साथ में उसको एप्लीकेशन बेस्ड भी पढ़ें, आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, करंट इवेंट्स के बारे में। तो आपको मैक्स टू मैक्स लास्ट 5 मंथ्स की करंट अफेयर पढ़ के जाओ आप, उससे ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछता है। बहुत बहुत लोग होते हैं कि एक एक साल 1.5 साल पढ़ जाओ, कोई सेंस नहीं है उसका। बट हाँ 2000, अब ये सीन क्या होता है करंट अफेयर्स साथ साथ ना वो स्कीम्स के बारे में पूछता है यूपीएससी आपसे। तो स्कीम्स के लिए आपको थोड़ी बहुत पुरानी स्कीम या फिर कोई जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोग लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी 3 बुक्स आती हैं आपकी बेसिकली, ठीक है। अगर आप फिलहाल की अगर बात करूं तो तमिलनाडु बोर्ड आप कर सकते हैं एंशिएंट के और मेडिवल के लिए, आपका मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं। और अगर यहां पर भी थोड़ा सा अगर बात करूं तो आपकी जो क्लास 12th एनसीईआरटी जो है, थीम्स पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, आप इसको रेफर करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और बच्चे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जनरल साइंस का जो सेक्शन है ना आपका, वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है आपका,
ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम है आपके एग्जाम के लिए। और भाई ये लोग 6 से भी पूछते हैं, ये लोग 12 से भी पूछते हैं आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक मॉडरेटर बुक के लिए, तो आप क्लास 11th की जो दो बुक हैं आपकी, फंडामेंटल एंड इंडियन एनवायरनमेंट, आप इनको फॉलो करें, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपका, ठीक है। और रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए भाई आप कोई बुक ना उठा के, खाली अगर आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है अगर वो भी मिल जाते हैं आपको, तो वो भी बहुत हेल्प कर देंगे आपको, ठीक है। इतना कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और मैथ्स को लगा के, ठीक है। आप आराम से टैकल कर सकते हो, हाफ भी कर लिए तो भी बहुत अच्छी बात है वहां पर, ठीक है। तो ये तो है आपका सिलेबस जो आपका पेपर 1 का है। आपका पेपर 2 के लिए यहाँ पर आपका ऐसे आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात करी गई है, एक यहाँ पर जो आप स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, जर्नल स्टडीज ऐसे एंड जो कॉम्प्रिहेंशन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर ऐसे लिखना आपका। 6 ऐसे आते हैं, 4 लिखने होते हैं, 80 नंबर का पूरा पेपर है आपका, जो ऐसे का सेक्शन है आपका, ठीक है। ऐसे आपको बेसिकली आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं, आप द इंडियन एक्सप्रेस जो आपका न्यूज़पेपर आता है, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं आप, या फिर आप यूज कर सकते हैं विजन आईएएस की जो आपकी जो मंथली जो आपकी मैगजीन्स आती हैं, उनको आप रेफर कर सकते हैं आप ठीक है। रिपोर्ट आता है, प्रिसाई आता है, ग्रामर आता है, कॉम्पिटिशन आता है, ये बहुत बेसिक चीज है, ये हम सब देखते आ रहे हैं, ठीक है। ग्रामर 20-25 नंबर का आता है आपका, क्लियर। यहाँ पर जो मेजर रोल है वो आपके ऐसे का है, आपका रिपोर्ट राइटिंग का है आपका यहाँ पर, ठीक है। प्रिसाइज भी आता है आपका लिखने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिशन है, प्रिसाइज राइटिंग है आपका, कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल टू बी अटेम्प्टेड, इंग्लिश मार्क्स ओनली फॉर 120, ठीक है। 120 मार्क्स का पूरा ये सेक्शन है, और 80 नंबर का आपका क्या है, आपका वो है आपका जो आपका ऐसे है आपका। तो 200 मार्क्स का 200 मार्क्स 300, 3 घंटे का पेपर है आपका, 200 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है आपके। और आपका क्या नाम है, जो पेपर 1 है आपका, वो 250 मार्क्स का है आपका। तो बेसिकली आपको जो कट ऑफ है, देखो कट ऑफ का बहुत बड़ा सही है यहाँ पर। आपको पेपर 1 की कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़नी है, मिनिमम कट ऑफ क्लियर आपकी पेपर 2 की भी है, और कंबाइन मिला के भी आपको पेपर 1 पेपर 2 की जो ओवरऑल कट ऑफ बनी है, आपको उसको भी क्लियर करना है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है सीएपीएफ की। आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं होता है, पर ये एक वाकई में जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, सर हमारा पेपर सही होने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जैसे 2020 का जो पेपर था, कोविड की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर रिएक्शन देखने मिला, बट क्वेश्चन में आपको उछाल देखने के लिए मिला था आपका। और 21 में क्वेश्चन मतलब लोगों ने मतलब बहुत मेरे साथ के हैं जिनका अटेम्प्ट अच्छा हुआ था, पर उनका फिर भी नंबर नहीं आ पाया था। तो कुछ होते हैं बच्चे यहाँ पर, आपको पेपर 1 की कट ऑफ अलग बनती है, पेपर 2 की अलग होती है आपका, एंड पेपर 1 और पेपर 2 को कंबाइन करके यूपीएससी आपका रिटन एग्जामिनेशन का जो लिस्ट है आपका, वो आपको देता है आपका, ठीक है। देन आप डेफ भरते हो, देन फिजिकल, आपका मेडिकल, देन इंटरव्यू, देन आपका फोर्थ, जब यूपीएससी जो फाइनल रिजल्ट निकालता है उसके बाद आपका अलॉटमेंट लग जाता है आपका। तो ये पूरा प्रोसेस है बच्चे सीएपीएफ के लिए। अगर आपको और भी कुछ सीएपीएफ के बारे में जानना है, या कुछ जो मेरी कुछ जो मैंने अपने जो 2 अटेम्प्ट निकाले हैं इस एग्जामिनेशन में, अगर आपको मेरी और कुछ टिप्स चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन करें। जब तक के लिए आपके लिए जय हिंद।